पुलिस स्टेशन से 160 सीआरपीसी का नोटिस आया और उसके साथ साथ कुछ बिन बुलाए मेहमान की तरह कुछ कॉमन कन्फ्यूजन भी चलाया आपके घर में। जैसे क्या बेल करवा लेना चाहिए, बेल का खर्चा कितना आ सकता है, बेल कहां से करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या हाई कोर्ट से, क्या नोटिस लेके पुलिस स्टेशन जाना ठीक रहेगा, पुलिस अगर अरेस्ट कर लेगा तो क्या सेटिंग में जाना ठीक रहेगा। ऐसे ही 100 सवाल आ जाते हैं जब भी कोई नोटिस पुलिस स्टेशन से आपके पास आते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के जरिए आपके सारे सवाल का आंसर दूंगा और वो भी एकदम सिंपल वर्ड, जो कि कोई भी आम आदमी बड़ी आसानी से समझ आए और उसका सिंपल सॉल्यूशन भी बताऊंगा और ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पुलिस स्टेशन से नोटिस आने पर और वहां पर अपीयर होने पर मतलब हाजिर होने पर पैसा भी मिल सकता है। देखते रहिए। तब आज डिस्कस करेंगे ये 160 का नोटिस कौन इशू कर सकता है, कैसे पहचानेंगे ये 160 सीआरपीसी का नोटिस है और 160 सीआरपीसी का नोटिस पर क्या क्या लिखा होगा, ये नोटिस किस पर इशू होता है, अगर आपके ऊपर ये नोटिस इशू होता है तो क्या करें, क्या ये नोटिस इशू होने पर सबको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मेरा आंसर है नहीं, इसको डिटेल में बताऊंगा। ये नोटिस इशू करके कितने दूर से आदमी को पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं और इससे जुड़ा हुआ लेटेस्ट जजमेंट भी आपको बताऊंगा। पैसा कैसे मिलेगा, और एक सवाल जो सबके मन में और सबसे ज्यादा आते हैं, ये नोटिस मिलने पर पुलिस स्टेशन जाने पर क्या अरेस्ट होने का चांस है। ये 160 सीआरपीसी का नोटिस कौन इशू कर सकता है, इसको लेके हम लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन है। जैसे हम समझते हैं कि ये नोटिस कोर्ट से इशू होता है और ये वारंट के शामिल, ऐसा नहीं है। ये पुलिस स्टेशन से इशू होता है या तो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे मानिए सीबीआई, ईडी, ये लोग इशू करता है और इसके जो आईओ होता है अर्थात इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये इशू करता है किसके नाम पर, विटनेस के नाम पर, अर्थात जो कोई अपराध का गवाह होता है। कैसे पहचानेंगे, ये 160 सीआरपीसी का नोटिस है और 160 सीआरपीसी का नोटिस में क्या क्या लिखा होगा। नोटिस जो है उसमें सबसे ऊपर 160 सीआरपीसी अर्थात कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 लिखा होगा। कभी कभी शॉर्ट में 160 सीआरपीसी अर्थात 160 सीआरपीसी भी लिखा होता है। उसके नीचे विटनेस का पार्टिकुलर्स अर्थात गवाह का पार्टिकुलर्स, नाम, पिता का नाम, एड्रेस लिखा होता है। उसके नीचे किस केस के रिगार्डिंग आपको बुलाया है उसका डिटेल्स अर्थात कौन सा पुलिस स्टेशन से या एजेंसी से ये आया है उसके नाम, केस नंबर, डेट, सेक्शंस अर्थात कौन सा सेक्शन के ऊपर केस लॉन्च हुआ है उसका डिटेल्स रहता है। उसके नीचे एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में कौन सा कारण या रीजन पर आपको पुलिस स्टेशन या कोई कहीं भी एजेंसी पे बुलाया है उसका रीजन लिखा होता है और वहां पर ही डेट, टाइम और प्लेस अर्थात कौन सा डेट पर जाना है, किस टाइम पर जाना है और कहां पर जाना है वो भी लिखा होता है। वो उसको आपको बारीकी से देखना है। उसके नीचे चिट्ठी जो होता है, चिट्ठी के जैसे होता है ना योर्स फेथफुली या योर्स एवर जैसे होता है, वहां पर ही लिखा होगा। ऐसे नहीं होगा कि योर्स फेथफुली, यहाँ पर ऐसे ही मतलब जो नीचे वाला राइट पोर्शन में होता है नीचे वहां पर लिखा होगा आयोग का नाम अर्थात इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है उसका नाम, उसका डिजिग्नेशन अर्थात वो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, एएसआई है, जो भी है उसका डिजिग्नेशन वहां पर लिखा होगा। उसके नीचे पुलिस स्टेशन का नाम और उसके साइड में या नीचे भी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट से अर्थात जिला से ये नोटिस मतलब ये पुलिस स्टेशन कौन सा जिले के अंदर पड़ता है, कौन सा स्टेट से ये आता है वो भी लिखा होता है। ठीक है। उसके नीचे डेट होता है, जो ऑफिसर जिस दिन ये नोटिस भेजता है उसका डेट वहां पर नीचे मेंशन होता है। कभी कभी लेफ्ट साइड में भी होता है, मतलब जो चिट्ठी होता है उसका लेफ्ट साइड में भी आता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है जिसको आप समझेंगे कि ऑफिशियल 160 सीआरपीसी का नोटिस है, किसे पहचानेंगे, वहां पर एक ऑफिशियल सील होगा, मतलब जो पुलिस स्टेशन से आता है उसका ऑफिशियल सील होगा या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से नोटिस आता है उसका ऑफिशियल सील होगा। तो ये ऊपर होता है, कभी कभी नीचे भी आ जाता है, मतलब जिसको उतना पता नहीं है वो नीचे भी दे देता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सील हट्टा ऊपर होना चाहिए क्योंकि उसमें अशक स्तंभ होता है। अशक स्तंभ हम लोगों का स्वाभिमान होता है, वो कभी नीचे आना नहीं चाहिए, वो नोटिस के ऑल टाइम ऊपर होना चाहिए। कोई भी ऑफिशियल चिट्ठी हो उसके ऊपर ही होना चाहिए। अगर आपके ऊपर ये 160 सीआरपीसी का नोटिस इशू होता है तो क्या करें। अगर मैं कहूं आपको सिर्फ नोटिस का कॉपी और आधार कार्ड या वोटर कार्ड या कोई भी आई कार्ड लेके आयोग के पास जाना है तो आप बोलेंगे
कि ये तो हमें भी पता है, और कुछ लोग ये भी बताएंगे चैनल खोल के ऐसे ही बैठे हो, कुछ भी पता नहीं, दूसरा रास्ता बताओ कि जैसे हमको पुलिस स्टेशन जाना ना पड़े, वो वाला रास्ता बताओ। बताता हूं, रास्ता तो बहुत सारे, कुछ गया जेल की तरफ और कुछ गया कोर्ट की तरफ। चलिए दोनों रास्ता ही बताते हैं। पहले कोर्ट का रास्ता बताना ठीक रहेगा। आपको वो जो नोटिस है, मतलब 160 सीआरपीसी का जो नोटिस है, उसका कॉपी लेना है और लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में आपको जाके सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है पुलिस स्टेशन जाने से आपको अरेस्ट होने का चांस है, मतलब आपको पुलिस 160 नोटिस देके अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब थाने में बुला के, तो आप 438 सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी है, कोर्ट आपको क्या करता है, मतलब एप्लीकेंट जो है, जो बेल अप्लाई करता है, उसको एक डायरेक्शन देते कि आप इन्वेस्टिगेशन में आयोग को पुलिस स्टेशन में जाके मदद कीजिए। कभी कभी ये भी ऑर्डर आते हैं। इस बार आते हैं दूसरे रास्ते की तरफ, जिसमें जेल जाने की बहुत चांस है। जैसे नोटिस मिलने के बाद आपने कुछ नहीं किया, नोटिस को यहां वहां फेंक के आपने काम में लग गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, इसमें आपको सेक्शन 174 आईपीसी के तहत 1 महीने का जेल और फाइन, और दोनों एक साथ भी हो सकता है। इसलिए सबसे जो आसान तरीका था वो मैंने पहले ही बोल दिया, पुलिस स्टेशन जाओ। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता उस केस के बारे में, जस्टिफाइड रीजन देके वही बताओ। और एक बात ध्यान रखिए, सेक्शन 132 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एवं भारतीय संविधान आर्टिकल 20(3) के तहत पूछताछ के समय पुलिस ऑफिसर द्वारा हर सवाल का आंसर देने के लिए आप मजबूर नहीं है। और एक बात, झूठा बयान देना मना है, वो अगर करेंगे तो सेक्शन 203 आईपीसी के तहत आपको 2 साल तक का जेल और फाइन दोनों एक साथ भी हो सकता है। यह नोटिस किस पर इशू हो सकता है? आंसर है, विटनेस अर्थात गवाह को पुलिस ये नोटिस देते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते समय आयोग को अगर ये जानकारी मिलता है कि फलाना आदमी उस केस के बारे में जानता है या वो खुद उस केस का एक विक्टिम है, और उस फलाना आदमी को पूछताछ करने पर असली मुद्दा अर्थात एक्चुअल फैक्ट सामने आ सकता है। इस विश्वास पर आयोग उस फलाना आदमी को अर्थात गवाह को 160 सीआरपीसी का नोटिस देते हैं। 160 सीआरपीसी का जो नोटिस है उसको देके पूछताछ करना एक फेयर एंड क्लियर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का एक पार्ट है, क्योंकि विटनेस जो स्टेटमेंट आयोग के सामने देंगे वही आयोग सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड करेंगे। और एक बात ध्यान से सुनिए, कभी कभी ये होता है, वो रिकॉर्डेड जो स्टेटमेंट होता है, आयोग अप्रोच करते हैं या ऑर्डर देते हैं विटनेस को, इसके नीचे सिग्नेचर कीजिए। कभी भी उस पर सिग्नेचर मत कीजिए, साफ साफ आयोग को बोलिए ये काम सेक्शन 162 सीआरपीसी जो है उसके विरुद्ध है, ये काम हम नहीं कर सकते। क्या ये 160 सीआरपीसी का नोटिस इशू होने पर सबको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा? मेरा आंसर है नहीं। हाँ, आपने ठीक ही सुना, इस बार आप बोलेंगे आप तो कंफ्यूज कर देते हैं, अभी बोला पुलिस स्टेशन ना जाने से जेल होगा, क्या करे? ठीक से बोलिए ना। बताता, यहां पर ही कानून का कुछ छूट है, मतलब रिलैक्सेशन है। ध्यान से सुनिए, सेक्शन 160 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी के तहत कोई भी पुरुष जिसका उम्र 15 साल के नीचे है और कोई भी पुरुष जिसका उम्र 65 ईयर्स अर्थात 65 साल के ऊपर है, उसको पुलिस स्टेशन नहीं आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी महिला और मेंटली एंड फिजिकली अर्थात शारीरिक या मानसिक रूप से डिसेबल्ड अर्थात असमर्थ व्यक्ति को पुलिस स्टेशन आने का जरूरत नहीं है। कोई भी पुलिस ऑफिसर 160 सीआरपीसी का नोटिस देके उन लोगों को थाने में बुला नहीं सकता। इस बार पूछेंगे, ये लोग अगर किसी केस का गवाह होते हैं तो इन लोगों का क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा? जरूर होगा। कैसे होगा? ऐसे ही जैसे उन लोगों के घर पर जाके उन लोगों को एग्जामिन करना पड़ेगा, तब पूछताछ करना पड़ेगा। अगर महिला होते हैं तो एक महिला ऑफिसर को वहां पर जाना पड़ेगा। अगर कोई शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति को पूछताछ करने की जरूरत होती है या होता है, तब उन लोगों को स्पेशल एडुकेटर या एक्सपर्ट की मदद से पूछताछ करना पड़ेगा। इस बार कुछ कंफ्यूजन है। आप बोलेंगे कि 41 सीआरपीसी का नोटिस आने पर भी क्या महिला या कोई पुरुष मतलब जिसका उम्र 15 साल के नीचे है और 65 ईयर्स अर्थात 65 साल के ऊपर है, उन लोगों को जाना नहीं पड़ेगा? नहीं,
ये जो है ये 160 सीआरपीसी के लिए लागू होता है, 41 सीआरपीसी के लिए ऐसा कोई छूट नहीं है अभी तक। अगर होते हैं बाद में तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। और एक सवाल जो सबके मन में सबसे पहले आता है, क्या 160 सीआरपीसी का नोटिस देके थाने में बुला के पुलिस ऑफिसर हमको अरेस्ट कर सकता है? मेरा आंसर है नहीं। कोई भी पुलिस ऑफिसर 160 सीआरपीसी का नोटिस देके आपको थाने में बुला के अरेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें भी किंतु और परंतु है। जैसे 160 सीआरपीसी का नोटिस दिया, आप राइट डेट और राइट टाइम पर आ गए, मतलब राइट प्लेस पुलिस स्टेशन में आ गए। आने के बाद शुरू में तो सब ठीक ही था, पूछताछ चल रहा था। पूछताछ करते करते अगर आयोग को लगता है कि ये जो आदमी है, मतलब जो आया है, ये उस केस का एक एक्यूज्ड है और उसको अगर इंट्रोगेशन करेंगे तो केस का असली मुद्दा सामने आ सकता है। इस सब पर आपको 41A सीआरपीसी का नोटिस इशू करेंगे। इशू करने के बाद आयोग आपको इंट्रोगेशन स्टार्ट किया। शुरू में तो सब ठीक ही था, लेकिन जितना देर जो इंट्रोगेशन चला, एक मोड़ आया, तब आयोग को लगने लगा कि इसको अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाएंगे। अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये जो एविडेंस है केस का, इसको डिसअपियर कर देगा या टेम्पर कर लेगा वो एविडेंस को, या जो केस का जो बाकी विटनेस है उन लोगों को प्रभावित करेगा। इस सब पर वो आपको चेकलिस्ट सबमिट करके अरेस्ट कर सकता है। जैसे मानिए कोई बिजनेसमैन के ऊपर कोई केस हुआ, चीटिंग केस या फॉर्जरी केस, उसका जो सीए है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको विटनेस की तौर से बुलाया और पूछताछ करते करते उसको लगा कि ये भी जो सीए है, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये भी इस केस में इन्वॉल्व है, ये भी जो ये चीटिंग है, ये जो फॉर्जरी है, इसमें इसका भी योगदान है। तो इस शक पर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पुलिस अरेस्ट कर सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये नोटिस इशू करके कितने दूर से आदमी को पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं, मतलब दूसरे सिटी से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे स्टेट से किसी को पुलिस स्टेशन में 160 सीआरपीसी के नोटिस देके बुला सकते हैं? मेरा आंसर है नहीं। एज पर 160 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी के तहत पुलिस किसी को भी दूसरे सिटी से, स्टेट से या दूसरे कोई पुलिस स्टेशन से बुला नहीं सकते। पुलिस ऑफिसर जिस पुलिस स्टेशन के अंदर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन के अंदर रहने वाले गवाह को पुलिस 160 सीआरपीसी का नोटिस देके बुला सकते हैं। इसके अलावा जिस पुलिस स्टेशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ, अर्थात बॉर्डरिंग जो पुलिस स्टेशन है, मतलब जो सटे हुए पुलिस स्टेशन है, उसमें रहने वाले किसी गवाह को 160 सीआरपीसी का नोटिस देके पुलिस स्टेशन में बुला सकते हैं। मानिए कलकत्ता का पार्क स्ट्रीट में, पार्क स्ट्रीट का एक पुलिस स्टेशन में केस लॉन्च हुआ और जो इसका गवाह है पटना बिहार में रहता है, तो उसे क्या 160 सीआरपीसी का नोटिस देके बुला सकते हैं आयोग? नहीं, आयोग उसको 160 सीआरपीसी का नोटिस देके बुला नहीं सकते। इसके ऊपर जमशेद आदिल खान वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केस में दिल्ली हाई कोर्ट का एक क्लियर जजमेंट था। इसके अलावा किशन बहादुर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केस में भी हिमाचल प्रदेश कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है कि 160 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी के तहत किसी को बुला नहीं सकते। मगर इसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट आया, अनंत ब्रह्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें 2012 का केस था। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है इसको। जैसे इस केस में पुलिस ऑफिसर को छूट देते हैं और बोले कि आयोग इन्वेस्टिगेशन करते करते अगर लगता है कि विटनेस को बुलाना जरूरी है तो दूसरे कहीं भी जो रहता है, दूसरे जुडिक्शन में आउटसाइड दैट स्टेट जो रहता है, उसको भी 160 सीआरपीसी का नोटिस देके वो बुला सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल, पैसा कैसे मिलेगा? और राइट डेट और राइट टाइम पर हम पुलिस स्टेशन में आ गए, हमारा पूछताछ भी खत्म हो गया, मतलब हमको जो पूछताछ करने वाले थे आयोग वो भी खत्म कर दिया और मेरा स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या करें? घर चल जाए? रुकिए, जाना नहीं है, और भी बहुत काम है। जैसे आपको जो आपका जो ओरिजिनल मतलब ये है ना नोटिस 160 सीआरपीसी का, वो निकालिए थोड़ा। निकलने के बाद वो आप आयोग के पास जाइए, आयोग को दिखाइए और उसको बोलिए इसके ऊपर हमको अटेंड कर दीजिए, मतलब हम जो थाने में आए थे हमको हाजिर कर दीजिए, और इसके ऊपर एक जनरल नंबर, डेट और टाइम के साथ लिखिए, मतलब आयोग को बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए। उसके बाद आयोग को बोलिए सर आपका सिग्नेचर कीजिए, आपका डिजिग्नेशन लिखिए, और थाने का या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आप 160 सीआरपीसी का नोटिस कॉम्प्लाई करने जाते हैं, वहां का सील, ऑफिशियल जो सील होता है, वहां पर चिपकाने बोलिए, मतलब एफिक्स करने बोलिए। हो गया उसके काम। उसके बाद आप बोलिए कि सर हमको एक टीए बिल, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस बिल निकाल दीजिए, मतलब हमको जैसे पैसा मिलेगा। कौन सा सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 160 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के तहत हमको
टीए पाने का हक है, तो हमको ये निकाल दीजिए। इसके लिए क्या क्या लगेगा, आपका ट्रेवलिंग अलाउंस जो है, मतलब ट्रेवलिंग जो फेयर है, मतलब वो जो बस का, ट्रेन का, या जो भी आप जिससे भी आए हैं उसका जो टिकट है वो दीजिए। आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, जो भी है, मतलब गवर्नमेंट से दिया हुआ वो प्रूफ, और एक जेरॉक्स कॉपी में कैंसिल चेक का कॉपी दीजिए और आयोग को बोलिए सर हमें टीए निकाल दीजिए। तो जो आपको मतलब इन्वेस्टिगेशन में आपको बुलाया है उसको बोलिए। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होगा, आपका मोबाइल में टिंग टिंग टिंग, मतलब पैसे का मैसेज घुस जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। आज के लिए इतना है। अगर कुछ प्रश्न है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर लगता है कि ये दूसरे के साथ शेयर करने लायक है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।